हाय गाइस, वेलकम बैक टू विद्यार्थी आईक्यू। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी आईक्यू में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास पढ़ा था, तो अब हम जो भारतीय का जो जो वर्तमान स्वरूप है भारतीय संविधान का, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। देखो दोस्तों, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो उस समय भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अनुच्छेदों की जो संख्या थी वो थी 395। ठीक है दोस्तों, और उसमें भाग थे 22 और अनुसूचियां अनुसूचियां की संख्या कितनी थी? वो थी 8। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमारा संविधान ऐसा बना हुआ है कि अगर हम चाहें तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो अभी 1950 में जब ये जो संख्या थी, ये थी 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, अभी जब हम लेकिन वर्तमान में देखें तो अब संविधान के अनुच्छेदों में भी परिवर्तन हो गया, मतलब बढ़कर और ज्यादा हो गए हैं, 400 प्लस पहुंच गए हैं। और भाग संविधान के जो भाग थे उनमें भी परिवर्तन हो गया। और अनुसूचियां भी वर्तमान में 12 हो चुकी हैं। पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे जो मूल संविधान की 8 अनुसूचियां थी, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर याद करने के पर्पज से हम दूसरे जो बाकी अन्य 4 अनुसूचियां हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली अनुसूची या प्रथम अनुसूची। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? तो दोस्तों, इसमें प्रावधान थे कि भारत का नाम भारत प्लस राज्य, भारत में जितने भी राज्य हैं, जो पूर्ण राज्य हैं, प्लस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, इनके जो नाम और प्लस सीमा, नाम और सीमा में सीमा का जो निर्धारण होगा या नाम और सीमा का जो एक दस्तावेज होगा, वो संविधान में कहां पर है? तो वो है प्रथम अनुसूची में। कि अगर उत्तर प्रदेश नाम है तो संविधान में कहां पर लिखा हुआ है वो? तो वो लिखा हुआ है प्रथम अनुसूची में। ठीक है, कल को अगर हम कोई नया राज्य बनाते हैं तो उसकी सीमा में भी परिवर्तन होगा और उसका नाम भी कोई अलग ही रखा जाएगा। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का विभाजन हुआ था, मतलब उसको पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। ठीक है, तो वो कहां पर किस अनुसूची के तहत बनाया था? तो वो बनाया था प्रथम अनुसूची के तहत। ठीक है, या किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन होगा तो कहां पर ये प्रभाव पड़ेगा? तो वो पड़ेगा प्रथम अनुसूची में। और भारत का नाम भारत है, ये भी कहां पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद 1 भाग 1 और प्रथम अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तो भारत का नाम हिंदी में भारत है, लेकिन इंग्लिश में इंडिया है। तो इसका प्रावधान कहाँ है? संविधान की प्रथम अनुसूची में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों प्रथम अनुसूची आपको याद हो गई होगी। आप तुरंत साथ के साथ याद करते चलिएगा, क्योंकि ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, और हमें याद भी होना चाहिए, जरूरी भी है। अब हम देख लेते हैं सेकंड अनुसूची, द्वितीय अनुसूची में क्या प्रावधान है। तो द्वितीय अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों के वेतन प्लस भत्ते प्लस विशेष अधिकार, तो वो किस में आएंगे? द्वितीय अनुसूची में। मतलब जैसे संसद के पदाधिकारी होते हैं, ये राष्ट्रपति हो गए, और राज्यसभा के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए, लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, और राज्य विधानमंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष सभापति, उपसभापति, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो उनके जो वेतन और भत्तों का प्रावधान है, तो वो कहां पर है? संविधान की दूसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तो वेतन और भत्ते, बस आपको क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते किस अनुसूची में है। आपको ये क्वेश्चन आएगा कि पदाधिकारियों के वेतन प्लस भत्ते किस अनुसूची में, या वेतन प्लस भत्ते से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना है दूसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन
प्लस भत्ते और विशेष अधिकारों के बारे में प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो सेकंड ये अनुसूची है ये भी आपको याद हो गई होगी। ठीक है, अब हम तीसरी अनुसूची देख लेते हैं। तो देखो, तीसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची दोनों को एक साथ याद करना। तीसरी अनुसूची और दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में क्या है? तीसरी अनुसूची में है शपथ। देखो, लोकसभा या राज्यसभा, राष्ट्रपति या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विधानमंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या उनके संसद के जितने भी सदस्य हैं, वो जो शपथ लेंगे वो किस अनुसूची के अंतर्गत लेंगे? तो वो लेंगे तीसरी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, तो शपथ हम या जो भी मतलब सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, वो शपथ किस अनुसूची के अंतर्गत लेंगे? तो वो लेंगे अनुसूची, तृतीय अनुसूची या थर्ड अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, अगर शपथ से कोई क्वेश्चन आता है कि शपथ किस अनुसूची में है, तो वो है तीसरी अनुसूची में। तो आप दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची को एक साथ याद कर सकते हैं। वेतन प्लस भत्ते वो है दूसरी अनुसूची में, शपथ है तीसरी अनुसूची में। ठीक है, तभी किसी की नियुक्ति होगी, ठीक, या कोई सदस्य बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीदवार शपथ का किस अनुसूची के अंतर्गत लेते हैं? ये किस अनुसूची में उम्मीदवारों के शपथ का प्रावधान है? तो वो है तीसरी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, अब हम चौथी अनुसूची देखते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है? देखो दोस्तों, चौथी अनुसूची में है जो राज्यसभा है उसकी जो सीटों का आवंटन है वो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी, केंद्र शासित प्रदेशों को कितनी सीटें मिलेंगी, उसका जो प्रावधान है वो है चौथी अनुसूची में। ठीक है, इसको बहुत इत्मीनान से और ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देख लिएगा। अगर आपके ये याद हो गया तो यूपीएसआई में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हो गए, और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट की वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्थ या चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक है दोस्तों, तो राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होगा वो प्रावधान भारतीय संविधान में कहां पर है? तो वो है चतुर्थ अनुसूची में। ठीक है, या चौथी अनुसूची में। देखो, पहली जो अनुसूची है वो संबंधित है राज्यों के नाम और सीमा से। दूसरी अनुसूची है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। तो पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची को आप एक साथ याद कर लीजिएगा। और दूसरी जो अनुसूची है और दूसरी अनुसूची में है वेतन प्लस भत्ते, और तीसरी अनुसूची है शपथ से संबंधित। ठीक है, दूसरी और तीसरी को एक साथ याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगली अनुसूची देख लेते हैं, पांचवी अनुसूची। और हाँ, इसमें एक और बात है, चौथी अनुसूची में आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन आता है कि केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की सीट आती है कि नहीं। देखो दोस्तों, दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे राज्य हैं जहां पे विधानसभाएं हैं, और राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव कौन करता है? उनका चुनाव करते हैं राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो जब केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी में विधानसभा है, तो वो भी तो राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव करेंगे। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी राज्यसभा में सीटों का आवंटन होता है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज मत हो जाना, याद रखना। अब हम देख लेते हैं पांचवी अनुसूची। तो दोस्तों, पांचवी अनुसूची में क्या है? पांचवी अनुसूची में है जो SC प्लस ST क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित, नियंत्रण का उपबंध।
ठीक है। देखो हमारे देश में जहां भी एससी और एसटी क्षेत्र है, ठीक है, उनका जो प्रशासन होगा वो किस अनुसूची में, उसका प्रावधान किस अनुसूची में है, तो वो है 5वीं अनुसूची में। या आप इस तरीके से देख लीजिएगा कि एससी और एसटी, क्योंकि एक पिछड़ा वर्ग था, हम ऐसा माना जाता है कि अब से 1-2 हज़ार साल पहले से ही एससी एसटी लोगों को दबाते आ रहे हैं। जो एक मतलब अगड़ा समाज है वो पिछड़े समाज को दबाता आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि ये एससी जो लोग हैं ये तो हम सब हमारे तुम्हारे जैसे ही होते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। लेकिन एसटी जो लोग हैं उनका थोड़ा खान पान कल्चर थोड़ा अलग होता है, तो उनको सहजने के लिए, उनकी रक्षा के लिए जो प्रशासन और प्रशासन प्लस नियंत्रण का जो बंद है वो है 5वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। एससी प्लस एसटी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण का उपबंध किस अनुसूची में, तो वो है 5वीं अनुसूची में, ठीक है। 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो 6ठी अनुसूची 5वीं अनुसूची से कैसे अलग है। 6ठी अनुसूची जो है उसमें सिर्फ 4 राज्यों का प्रशासन है। असम, आप याद कर लीजिएगा इसे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है दोस्तों। 4 राज्य। अगर हम इनकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एएम और टीएम। एएम आपको सुबह उठने वाला जो है, सुबह में उठते हैं आप, पीएम की जगह आप टीएम लिख लीजिए। तो आप इसको याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मणिपुर मत कर देना यहाँ पे, ये मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, और यहाँ पे मेघालय है, ठीक है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनके जो एसटी क्षेत्र है, मतलब अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है। देखो 5वीं अनुसूची में एससी प्लस एसटी दोनों का प्रावधान है, लेकिन 6ठी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ 4 राज्य सम्मिलित हैं। तो वो कौन कौन से सम्मिलित है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और उसमें भी ये प्रावधान है कि उनके जो एसटी क्षेत्र है, यह अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, उसके प्रशासन के बारे में ही सिर्फ उपबंध है। एससी क्षेत्र के बारे में कोई उपबंध नहीं है 6ठी अनुसूची में, ठीक है। तो एसटी क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है या समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची को आप एक साथ याद कर सकते हैं। 5वीं अनुसूची एससी प्लस एसटी दोनों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची में जिसमें सिर्फ 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, वो सिर्फ एसटी के प्रशासन से संबंधित है। अब हम 7वीं अनुसूची के बारे में देख लेते हैं। देखो दोस्तों, हमारा जो भारत है उसमें संघवाद की परिकल्पना करी गई है, ठीक है। संघवाद क्या है कि भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। भारत राज्यों का संघ है, तो उसमें राज्य की सत्ता भी मानी गई है और संघ की सत्ता भी मानी गई है। तो राज्य जो है वहां पर विधानमंडल है, विधानमंडल मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से अपने सहूलियत के लिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े जनसंख्या यहाँ पर एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसका प्रशासन करना है, तो उसी की सहूलियत के लिए अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। और यहाँ पे संसद है। तो इन संसद और विधानमंडल में कोई आपसी वैमनस्य ना हो किसी विषय को लेकर, इसलिए जो भी संसद के मतलब केंद्र और राज्य सरकारों के विषय हैं उनको बंटवारा कर दिया गया कि आप इन विषयों से संबंधित कानून बनाएंगे और हम इन विषयों से संबंधित कानून बनाएंगे। तो राज्यों के कानून अलग हो गए या राज्यों के विषय अलग हो गए और केंद्र के विषय अलग हो गए। अब इनकी शक्तियों का बंटवारा संविधान में कहाँ उपबंधित है या उसका उल्लेख कहां पर हुआ है, तो वो हुआ है 7वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, संघ प्लस राज्य की शक्तियों के बंटवारे से, ठीक है। अब इसमें क्या प्रावधान है, इसमें प्रावधान है कि इसमें सूचियां दी हुई हैं। तो सूचियों की संख्या कितनी है, 3। देखो सूचियों की संख्या 3 है। पहली होगी संघ सूची, ठीक है। दूसरी होगी राज्य सूची, और तीसरी होगी समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची, इसमें दोनों राज्य प्लस संघ दोनों कानून बना सकते हैं समवर्ती सूची में। तो संघ सूची में जब संविधान लागू हुआ था तब तो थे 97 विषय, मतलब 97 विषय उस टाइम पे थे, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर 100 विषय हो गए हैं। और राज्य सूची में जब संविधान लागू हुआ था यानी कि 26 जनवरी 1950 को 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में ये घटकर 61 हो गए हैं। और समवर्ती सूची में उस टाइम पे कितने विषय थे? 49, लेकिन सॉरी 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में ये 52 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, संघ सूची के जो विषय हैं उस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पर सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है, और तीसरी जो समवर्ती सूची है उस पर राज्य प्लस संघ दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो अब समवर्ती सूची का लाने का क्या मतलब रहा है? मतलब ये था कि कल को अगर कोई नए विषय आते हैं, अभी देखो 26 जनवरी 1950 में कुछ ऐसे विषय थे जो उस टाइम पे नहीं थे। अगर कोई विषय हमारे में मतलब हमारी लाइफ में या हमारे संविधान में नया कुछ जुड़ रहा है, सपोज दैट मानव जीवन में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो नए नए विषय आएंगे। अब नए विषय आएंगे तो उससे संबंधित नए कानून भी आएंगे। अब तुम इंटरनेट को ले लो, एक मोटा मोटी अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि 1950 में तो इंटरनेट का कोई अस्तित्व था ही नहीं, ठीक है, लेकिन जिन्होंने हमारे संविधान का निर्माण करा वो इतने दूरदर्शी थे कि हो सकता है कि नए विषयों का या कुछ भी नए विषय आए तो उस स्थिति में हमारा संविधान कमजोर ना पड़े। ठीक है, तो यह संघर्ष की स्थिति ना हो जाए, तो तभी उन्होंने एक तीसरी अनुसूची समवर्ती अनुसूची जोड़ दी कि अगर कोई ऐसा विषय आता भी है तो हम उसे समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत उसके नियंत्रण के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो तीनों अनुसूचियां होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा और याद भी हो रहा होगा। ठीक है, इतना बड़ा विषय नहीं है कि आप इसको याद ना कर सको। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? जो भारत की भाषाएं हैं, भारत की भाषाएं, ठीक है, जिनको संविधान ने मान्यता दे रखी है, क्योंकि भारत एक बहुभाषी बहुसंस्कृति देश है, तो उनकी कितनी भाषाओं को मान्यता दी हुई है, तो ये कौन कौन सी संवैधानिक भाषा है, तो वो है उनका प्रावधान है संविधान की 8वीं अनुसूची में। देखो, जब मूल संविधान था 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, उसमें 14 भाषाएं थी जिनको संविधान ने मान्यताएं दी थी। ठीक है, 14 समय, ये हम कह सकते हैं कि उस टाइम पे भाषाएं कितनी थी, तो 14 संवैधानिक भाषाएं थी। ठीक है, जो एक बड़े भूभाग या बड़ी जनसंख्या द्वारा बोली जाती थी, लेकिन कुछ संशोधन के द्वारा या आवश्यकता के अनुसार अभी जो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं संविधान में? 22 भाषाएं। तो वर्तमान में 22 संवैधानिक भाषाएं हैं। ठीक है, यह संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ रहा होगा। एक बार हम इसे दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। देखो, पहली अनुसूची में भारत का नाम, राज्य प्लस संघ शासित क्षेत्रों का नाम और उनकी सीमाएं। ठीक है, दूसरी अनुसूची में वेतन प्लस भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, और पांचवी में SC और ST से संबंधित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी में AMTM असम मेघालय त्रिपुरा में जो ST लोग हैं या ST क्षेत्र है उसका प्रशासन, और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। 8वीं अनुसूची में तो हो गया भारतीय भाषाएं या भारतीय भाषाओं का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें जो बाकी 4 अनुसूचियां बची हुई हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वो जो संविधान में बाद में जोड़ी गई हैं, हम उन्हें देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो आपने एक बार ग्राफ टाइप कुछ बना लीजिएगा, आपको सहूलियत होगी याद करने में। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आप बनाइएगा, एक बॉक्स बना लीजिएगा। यहाँ पे क्रम संख्या हो गई, ठीक, यहाँ संशोधन हो गया, यहाँ पर वर्ष हो गया, और यहाँ पर क्या है या विशेषता।
ठीक है दोस्तों, तो क्रम संख्या मतलब अनुसूचियों की क्रम संख्या, जो 9वीं अनुसूची थी वो कब जोड़ी थी, कौन सा संशोधन था। तो जो पहले सबसे पहले तो 8वीं के बाद 9वीं अनुसूची जोड़ी, तो वो कब जोड़ी थी, कौन सा संशोधन था, तो संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में जोड़ी 9वीं अनुसूची। उसका क्या कारण था, देखो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे भारत में जमींदारी प्रथा एक अपने चरम स्थिति पे थी, ठीक है, चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी, क्योंकि जो जमीनों का बंटवारा था वो उन पर अधिकार था जमींदारों का, काश्तकारों का नहीं था। काश्तकार मतलब किसानों का नहीं था। जो किसान थे वो जमींदारों के यहाँ पर वर्कर की तरह काम करते थे, ठीक है। तो सारी जमीनों का जो अधिकार था वो सिर्फ और सिर्फ जमींदारों का होता था। तो अगर ऐसी स्थिति रहती तो भारत में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत ज्यादा चौड़ी होती। और 1947 से पहले था भी ऐसा ही, या 1950 से पहले 1947 में एक कानून आया था, उससे पहले ऐसा था कि भारत में अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो बहुत बड़ी है, ठीक है। तो किसान सिर्फ मजदूर बन के रह गए थे। तो उसके उन्मूलन के लिए 9वीं अनुसूची लेकर आए और 1951 में लेकर आए इसे, और ये संविधान का प्रथम संशोधन था, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसको लेके आने की क्या जरूरत पड़ गई, इसको लेके आने की ये जरूरत पड़ गई कि जो जमीन का मसला था, ये जो संपत्ति का अधिकार था, वो था हमारा मौलिक अधिकार आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है। मौलिक अधिकार था हमारा कि संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ, 9वीं अनुसूची लाने का ये था कि जब भी किसी जमींदार की जमींदारी या उसकी जमीन को बंटवारा होता था या काश्तकारों को बांट दी जाती थी, तो वो सीधा चला जाता था सुप्रीम कोर्ट कि मेरे तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगा या हाई कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगा। लेकिन 9वीं अनुसूची में यह हुआ कि जमींदारी से संबंधित कोई भी मामला न्यायिक समीक्षा के बाहर होगा। न्यायिक समीक्षा का क्या मतलब है कि सपोज दैट कोई कानून हम बना रहे हैं, तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसे यह अधिकार है कि मैं उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता हूं कि हमारे मौलिक अधिकारों का तो उल्लंघन नहीं हो रहा है। लेकिन 9वीं अनुसूची में यह प्रावधान था कि इसके अंतर्गत कोई भी विषय, जो भी विषय आएगा भूमि सुधारों से संबंधित, वो न्यायिक समीक्षा के परे होगा। तो ठीक है, 9वीं अनुसूची किस लिए आई थी, तो इसमें क्या विशेषता थी, भूमि सुधारों से संबंधित, भू सुधार या जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि 9वीं अनुसूची आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये क्यों लेके आई थी, किस लिए, कब आई थी, 1951 में संशोधन कौन सा था, प्रथम संशोधन था 9वीं अनुसूची, किससे संबंधित थी, जमींदारी उन्मूलन से, ठीक है। इसके बाद आई 10वीं अनुसूची। तो ये कौन सा संशोधन था, ये संशोधन था 52 यानी कि 52वां संशोधन, 52वां संशोधन, वर्ष था 1985, ठीक है। और किससे संबंधित था, इसकी क्या विशेषता थी, ये थे दल बदल कानून, इसे दल बदल कानून भी कहते हैं, दल बदल रोधी कानून या दल बदल से संबंधित। देखो क्या हुआ था 1984 में, हमारे राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि जब 1984 में जो उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो उनके बाद राजीव गांधी, उनके जो बेटे थे, वो पीएम बने। तो वो ही उनकी सरकार ही ये अनुसूची या ये संशोधन लेकर आई थी। होता क्या था कि पहले जो किसी पार्टी के सदस्य थे, ये उस टाइम पे पहले तो 2-3 पार्टी थी जो बड़ी बड़ी थी, लेकिन 1980 के 1970 के दशक तक आते आते 1980 के दशक तक आते आते कई सारी छोटी छोटी जो पार्टियां थी वो बढ़ने लगी थी, ठीक है, वो बड़ी पार्टियां बनने लगी थी। तो वो क्या करते थे कि कोई भी पार्टी अपना फायदा देख के, राजनीतिक फायदा देख के या आर्थिक फायदा देख के दल बदल लेती थी। सपोज जैसे आज मेरी सरकार है, तो मेरे पास बहुमत नहीं है, मेरी सरकार मैं अगर सरकार बनाना चाहूँ तो दूसरे किसी भी, मुझे 1 या 2 सदस्यों की जरूरत है, तो मैं दूसरे किसी भी दल के जो सदस्य थे उन्हें खरीद सकता हूँ, पैसों के बल पर उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आ सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या प्रावधान हुआ, इसमें यह प्रावधान हुआ कि कोई भी सदस्य अगर अपनी पार्टी से त्याग या दूसरे दल में अपनी पार्टी से दूसरे दल में जाता है, दूसरी पार्टी में सम्मिलित होता है, तो उसकी संसदीय सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्शन लड़ने के बाद आप दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हो, इलेक्शन लड़ने के पहले तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर इलेक्शन लड़ने के बाद और आप जीत गए, उसके बाद अगर आपने दूसरा दल ज्वाइन करा या दूसरी पार्टी ज्वाइन करी है, तो आपकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाएगी। ठीक है, इसमें भी बाद में 1-2 संशोधन हुए हैं कि भाई अगर 1/3 सदस्य एक साथ जाए तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी, लेकिन फिलहाल हम ये पढ़ लेते हैं। इससे संबंधित जो भी प्रावधान है वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे भी हमारी बहुत सारी क्लास होंगी। ठीक है, तो 10वीं सूची कब जुड़ी थी? 1985 में। और कौन सा संशोधन था? 52वां संशोधन। इसके बाद आते हैं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची, ये कौन सा संशोधन था? ये था 73वां संशोधन, और इसका वर्ष क्या था? 1992 और 93। 1992-93 का मतलब ये है कि ये 1992 में आया था, 1993 में लागू हुआ था। ठीक है, इस पे आप कंफ्यूज मत होना। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये कब आई थी? 11वीं अनुसूची आई थी 1992 में, और कौन सा संशोधन था? 73वां संशोधन। देखो दोस्तों, पंचायती सिस्टम है या स्थानीय शासन जो सिस्टम है वो भारत में ऑफिशियली आधिकारिक रूप से कब आया था? वो आया था 1992 में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको याद रखेंगे। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। ठीक, इसके बाद आते हैं 12वीं अनुसूची। तो ये कौन सा संशोधन था? ये था 74वां संशोधन। तो ये कब आया था? ये भी 1992-93 में आया था। दोनों संशोधन एक ही साथ हो गए थे। ठीक है, तो 73वां और 74वां संशोधन कब आया था? 92। दोनों 92 में भी आए थे। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से, और 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिका व्यवस्था से। जो स्थानीय शासन है उसमें जो ग्रामीण शासन है उसके लिए जो प्रावधान था पंचायती राज व्यवस्था था, और जो शहरी स्थानीय शासन है वो उसके लिए प्रावधान था नगर पालिका। ठीक है, तो नगर पालिका से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित। कौन सा संशोधन था? 74वां संशोधन, और किस वर्ष आया था? 1992 में। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में।